पिछले टॉपिक में हमने मुद्रा के महत्व के संबंध में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्वयं की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं और उसमें मुद्रा का क्या महत्व होता है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्तमान परिदृश्य में या आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का क्या महत्व है। इसके हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, जैसे फर्स्ट हमारा था कि आज का जो बाजार है उसका आधार, बाजार संरचना जो है उसका आधार मुद्रा ही है। विनियोग का आधार मुद्रा है। आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा देने का या अभिप्रेरक के रूप में मुद्रा कार्य करती है। धन संग्रहण में का माध्यम है। धन हस्तांतरण का माध्यम है। पूंजी निर्माण में मुद्रा सहायक है। इसके बाद जो हमारे पॉइंट आते हैं वो हैं, फर्स्ट उसमें आ रहा है इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत प्रगति का सूचक। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि उसके द्वारा संग्रहित मुद्रा की मात्रा से आंकी जाती है। हम ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, मतलब उसने अपने प्रोफेशन में वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसने काफी प्रगति की है। तो एक तरह से किसी की इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रगति या उसकी सफलता को आंकना हो, वो भी हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। वस्तु विनिमय जो था उसमें अनेक समस्याएं थी, जैसे वो विनिमय के माध्यम का कार्य मुश्किल से हो पाता था, दोहरे संयोग का अभाव रहता था, वस्तु के मूल्य मापन की कठिनाई होती थी, धन का संग्रहण इतना आसानी से नहीं होता था, संपत्ति का हस्तांतरण बहुत कठिन था। तो इन सभी समस्याओं का आधुनिक मुद्रा व्यवस्था ने अच्छी तरह से हल किया है। नेक्स्ट हम देखें हेल्पफुल इन इंटरनेशनल पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक। विश्व के प्रत्येक देश द्वारा अपनी अपनी मुद्राएं वर्तमान में निर्गमित की गई हैं। इन मुद्राओं में यदि हमें ट्रांजैक्शन करना है या हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना है, तो इन मुद्राओं में आपस में विनिमय दर के निर्धारण से हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करते हैं। लेकिन या ये अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही ज्यादा इजी और सुगम हुआ है। इसके बाद आता है फुलफिलमेंट ऑफ डेफिसिट बजट, घाटे के बजट की पूर्ति। सरकार को विकास कार्यों को गति देने के लिए आय से अधिक व्यय निर्धारित करने होते हैं और इस प्रकार वो घाटे का बजट बनाती है। प्रतिवर्ष सरकार करोड़ों रुपए का अपूरित घाटा छोड़ती है, जिसकी पूर्ति नई मुद्रा के निर्गमन द्वारा की जाती है। अर्थात विकास के कार्यों के लिए भी यदि हमें धन जुटाना है, तो इस कार्य में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता। प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं बनी जो विकासशील देशों को या अर्ध विकसित देशों को फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती हैं जब उन्हें आवश्यकता हो या उनका कोई विकास का कार्य करना हो या उनमें कोई विनियोग बढ़ाना हो, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता ये संस्थाएं देती हैं। तो ये वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सभी संस्थाएं भी जो सहायता देती हैं वो मुद्रा के रूप में ही देती हैं और मुद्रा से इन सहायताओं को समय पर देना और उनका यूटिलाइजेशन करना काफी सुगम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण का सूचक। मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को माप सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से ही देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम ये मानते हैं कि आर्थिक कल्याण भी देश में बढ़ रहा है, और यदि वो कम होती है तो हम ये मानते हैं कि आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर की ओर हम काम नहीं कर पा रहे। तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि का भी सूचक कार्य करता है मुद्रा। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का सामाजिक महत्व। मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु
मानी जाती हैं। अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय आदि संस्थाएं दानदाताओं द्वारा दी गई मुद्रा राशि से ही अनेक बार संचालित होती हैं। सरकार भी कई संगठनों और संस्थाओं को अनुदान के रूप में मुद्रा प्रदान करती है, अर्थात सामाजिक महत्व के कार्य भी मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमें कोई सामाजिक एम उद्देश्य पूरा करना है, सामाजिक एम मतलब समाज का कल्याण करना है, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का विकास करना होगा, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इसके अलावा हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या और भी कोई भी एरिया हो सकता है। तो वो विकास भी मुद्रा के द्वारा ही किया जा सकता है और उसी के द्वारा हम माप भी सकते हैं। और लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंस इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब हम जानते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का ही मूल आधार मुद्रा ही है। जैसे एमएनसीज का आरंभ होना, धन का प्रभाव व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में करना, वस्तु का उत्पादन करना, निर्माण आदि सभी कुशल मुद्रा तंत्र पर ही निर्भर करते हैं। और आज मुद्रा के कारण ही हम कहते हैं कि समस्त विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। ये अवधारणा जो है वो हम मुद्रा के आधार पर ही कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये मुद्रा के महत्व, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या भूमिका निभाती है, उस रूप में पढ़ा। अब हम एक और मुद्रा के महत्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है और सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है। आर्थिक क्षेत्र जैसा हम जानते हैं, अर्थ मतलब धन। तो आर्थिक क्षेत्र में तो मुद्रा का सबसे ज्यादा ही महत्व है। उसके बाद अन्य सेक्टर जैसे सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर और अन्य कोई क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो पहला हमारा है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा दो प्रकार से भूमिका निभाती है, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप में हम बात करें तो मुद्रा का महत्व उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में होता है। हम जानते हैं कि मुख्यतः 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो इन 5 क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण मुद्रा के द्वारा किया जाता है। जैसे हम देखें, आर्थिक जगत में मुद्रा का इतना महत्व है, इतना अधिक महत्व है, जैसे मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थात प्रत्येक आर्थिक क्रिया जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व वो मुद्रा द्वारा ही संचालित होती है। अब इसमें हम सबसे पहले देखें उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उपभोग कंजप्शन मतलब उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी भी वस्तु या सेवा का यूज करना। कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है तो वह उपभोग कहलाता है। उपभोग हम कहें तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत होता है। क्यों? क्योंकि जब मानवीय आवश्यकता क्रिएट होगी तभी तो हम उत्पादन करेंगे, और उत्पादन होने के बाद जब तक वो सेल नहीं होगा, उसका विनिमय नहीं होगा या उपभोक्ता द्वारा उसको लिया नहीं जाएगा, तो हम आगे की आर्थिक क्रियाएं भी नहीं कर सकते। इसलिए उपभोग इन आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। उपभोग के क्षेत्र में हम देखें तो मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। जैसे उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही करता है। वो क्रय किसके थ्रू करता है? मुद्रा के द्वारा ही करता है। सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से ही करता है। अतः यदि हम देखें तो आर्थिक क्रियाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है उपभोग, और उपभोग करने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। उपभोग के क्षेत्र में यदि हम मुद्रा के महत्व को देखें तो जैसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा के बदले ही हम अपनी मनोवांछित वस्तुओं व सेवाओं को क्रय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें तो उपभोक्ता की संप्रभुता भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपने क्रय व्यवहार से उत्पादित तथा विपरीत विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा गुणवत्ता का नियमन और निर्देशन कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता संतुलन, जैसे हमने
सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, उपभोक्ता संतुलन की दशाएं पढ़ी हैं। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से हम जानते हैं अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ऐसा वह मुद्रा के माध्यम से ही सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके कर सकता है। इसके साथ ही विविध वस्तुओं का उपभोग भी उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से ही कर सकता है, और उपभोग के साथ साथ वर्तमान तथा भावी उपभोग के लिए भी हम मुद्रा के रूप में ही अपने क्रय शक्ति का संचय कर सकते हैं। जैसे यदि हमें कोई किसी चीज की आवश्यकता है तो अभी तो हम मुद्रा के द्वारा उसको प्राप्त कर लेंगे, तो वर्तमान उपभोग हो गया। और भावी उपभोग मतलब भविष्य में भी यदि हमें किसी वस्तु को क्रय करना है तो उसके लिए भी हम आज संचय करेंगे या अपनी मुद्रा को सेव करके रखेंगे, तो भावी उपभोग के लिए भी हमारे पास मुद्रा के थ्रू हम उपभोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उत्पादन हम जानते हैं उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के साधनों, मुख्यतः 5 साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन के द्वारा किया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन संबंधी कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना नहीं हो सकती। जैसे यदि हमें उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना है, तो वो विभिन्न साधनों की जो हमें आवश्यकता है हमें, वो भी हम मुद्रा के माध्यम से ही पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मुद्रा के बिना हम इन साधनों का संग्रह नहीं कर सकते, और यदि साधनों का संग्रह नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं। इसके साथ ही हम दूसरा देखें तो पूंजी का संग्रह। पूंजी का संग्रह वर्तमान में यदि उत्पादन हमें बड़े पैमाने पर करना है तो इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और मुद्रा के द्वारा ही हम अंश या ऋण पत्र को बेचकर पूंजी का संग्रह कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण जो उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है, वो भी मुद्रा के द्वारा या उसका आधार भी मुद्रा ही होती है। इसके साथ उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में संयोजित करना भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है, और जब तक हम साधनों का निश्चित अनुपात नहीं लेंगे तब तक हम उत्पादन अधिक कुशलता पूर्वक नहीं कर सकते। तो साधनों का एक अनुकूलतम संयोग भी मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ हम जानते हैं पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा के द्वारा ही पूंजी में गतिशीलता आती है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ट्रांसफर कर सकते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन ये सब मुद्रा के द्वारा ही संभव है। और यदि हम देखें तो उत्पादन करने के बाद हमें लागत की गणना करना हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो लागत की गणना और आकलन भी मुद्रा के द्वारा सरल हो जाता है, जिसके कारण हम जटिल और प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में लागत की गणना सही करके अपने लाभ का आकलन करके न्यूनतम लागतों पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सभी मुद्रा के उपयोग से ही संभव है।